हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके पॉसिबल एमसीक्यूज, जो भी एमसीक्यूज पॉसिबल हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जिनकी संभावना है, वो सारे के सारे एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हर लेक्चर में हम 10-10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रहा तो हम एक लेक्चर में 20-30 एमसीक्यूज को लेके आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारे एमसीक्यूज का एक्सेस लेना, कम से कम 200 से अधिक एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टारगेट गूगल मोबाइल ऐप को। वहां पे आपको सारथी मिल जाएगा, सारथी फॉर थर्ड सेमेस्टर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमारी टेक्निकल टीम का वहां पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क करिए। आपकी सारी समस्याओं का निजात किया जाएगा और आपको सारथी दिया जाएगा जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए रामबाण औषधि है। सेमेस्टर एग्जाम के जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, उन सारी मुसीबतों का, उन सारी तकलीफों का, उन सारी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका सारथी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड वेयर, एक अनुबंध किया जाता है जहां ए बाइज अ बुक फ्रॉम अ शॉप, यानी ए एक दुकान से एक किताब खरीदता है, एक्स बिड्स एट अ पब्लिक ऑक्शन, यानी एक्स सार्वजनिक नीलामी में बोली लगाता है, या फिर एक्स अग्रीज विथ वाई टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक, या फिर जे अग्रीज टू अटेंड द बर्थडे ऑफ हिज फ्रेंड, या फिर जेड अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए सहमत है। तो बताइए कॉन्ट्रैक्ट कहां माना जाएगा? जब हम एक दुकान से किताब खरीद रहे हैं, या फिर हम जाके कहीं बोली लगा रहे हैं, कहीं नीलामी हो रही है वहां पे जाके बोली लगा रहे हैं, या फिर हम किसी के साथ मिलके एक खजाने की तलाश कर रहे हैं, या फिर हम एक बर्थडे पार्टी को अटेंड करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो बताइए कॉन्ट्रैक्ट कहां होगा? कॉन्ट्रैक्ट पहले वाले केस में होगा, जब ए एक दुकान से किताब खरीदने जाता है तो उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। बाकी ये जो तीनों चीजें हैं, एक्स बिड्स एट अ पब्लिक ऑक्शन, ये तो पहली चीज इलीगल एग्रीमेंट है। ये क्या कहते हैं, बिडिंग, इलीगल एग्रीमेंट नहीं कह देंगे। बिडिंग जो होता है इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। बिडिंग इज नॉट एन एग्रीमेंट, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बोली लगाना ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा है। एक्स एग्रीज विथ वाई टू डिस्कवर अ ट्रेजर, मतलब आप खजाने की तलाश करने जा रहे हैं किसी के साथ मिलके, ये भी कहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ये तो हम लोग का एक सोशल एग्रीमेंट है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं किसी चीज की तलाश करने के लिए। जेड और अपने दोस्त के साथ बर्थडे पार्टी में जा रहा है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? ये भी अगेन एक सोशल एग्रीमेंट है। तो सोशल एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिनसे कोई लीगल ऑब्लिगेशन राइज होता है, और वहां पे जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो ए वाले कंडीशन में अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लागू हो रहा है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड वेयर ए बाइज अ बुक फ्रॉम अ शॉप, अगर ए किसी दुकान से शॉप खरीदता, किसी दुकान से किताब खरीदता है, तो दुकानदार और ए के बीच में एक अनुबंध बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन है राइट इन रेम इम्प्लाइज। राइट इन रेम का मतलब क्या होता है? एक होता है राइट इन रेम और एक होता है राइट इन पर्सोना। राइट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया के खिलाफ आपके पास अधिकार होता है, तो उसको हम राइट इन रेम कहते हैं। और एक होता है राइट इन पर्सोना। राइट इन पर्सोना का मतलब होता है राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। यदि आपके पास अधिकार है किसी विशेष इंसान के खिलाफ, किसी विशेष इंसान के प्रति, तो उसको हम राइट इन पर्सोना कहेंगे। लेकिन अगर आपको पूरी दुनिया के खिलाफ अधिकार है तो उसको हम राइट इन रेम कहेंगे। तो यहां पे हो जाएगा राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड इज द मीनिंग ऑफ राइट इन रेम। जस्ट अ मिनट। तो इसका हो जाएगा ए, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के खिलाफ उपलब्ध जो अधिकार होता है उसको हम राइट इन रेम कहते हैं। ये टेक्निकल लैंग्वेज शब्द है लॉ का। राइट इन रेम, राइट इन पर्सोना, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, ये जो शब्द है वो आप आगे जब भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें शब्द आएंगे, तो आप याद रखिएगा
राइट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के खिलाफ अधिकार। अगर आपके पास पूरी दुनिया के खिलाफ अधिकार होता है तो उसको हम राइट इन रेम कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एक जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या वो शुरू से ही वॉइड होता है? हिंदी में एक शून्य अनुबंध शुरू से ही शून्य है, या फिर इज वैलिड इन द बिगिनिंग बट बिकम्स वॉइड लेटर ऑन, यानी शुरुआत में मान्य है लेकिन बाद में शून्य हो जाता है। इज इनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ओनली, यानी केवल अनुबंध करने वाले पक्षों में से किसी एक के विकल्प पर लागू करने योग्य है। आपको पता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में तो सही था, शुरू में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई या फिर कोई और दिक्कत हो गई जिसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना पड़ रहा है, उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू में तो वैलिड था लेकिन बाद में जाके वॉइड हो जाता है। इसका हो जाएगा बी, दैट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इन द बिगिनिंग बट बिकम्स वॉइड लेटर ऑन। जो ऑप्शन नंबर ए है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बिगिनिंग से ही वॉइड होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। क्या कहते हैं? वॉइड एब इनिशियो। याद रखिएगा दोस्तों, वॉइड एब इनिशियो मींस द कॉन्ट्रैक्ट विच इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआत से ही वॉइड है उसको हम वॉइड एब इनिशियो कहते हैं। लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में तो ठीक था लेकिन बाद में जाकर उसमें कोई दिक्कत हो जाती है, एक ऐसा अनुबंध जो शुरू में ठीक था लेकिन बाद में जाकर उसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो उसको हम वॉइड यानी शून्य अनुबंध कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, सॉरी बी, शुरू में मान्य था लेकिन बाद में शून्य हो जाता है तो उसे हम शून्य अनुबंध कहेंगे। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट उसे कहेंगे जो शुरू में सही था, बिगिनिंग में सही था लेकिन बाद में वॉइड बन जाता है। अगर बिगिनिंग से ही वॉइड है तो उसको हम वॉइड एब इनिशियो कहेंगे। और आपको पता होगा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ ओनली वन पार्टी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली इन्फोर्सेबल होता है केवल एक पार्टी के ऑप्शन पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो केवल एक पार्टी के ऑप्शन पे इन्फोर्सेबल होता है उसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अ वॉइड एग्रीमेंट इज वन, एक शून्य समझौता है विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ या फिर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड एग्रीमेंट किसे कहेंगे? ऐसा एग्रीमेंट जो फॉरबिडन बाय लॉ होता है उसको तो हम इलीगल एग्रीमेंट कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा फॉरबिडन है उसको हम इलीगल एग्रीमेंट कहते हैं, उसको वॉइड थोड़ा कहेंगे। वॉइड एग्रीमेंट किसे कहेंगे? जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है उसे हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। हिंदी में ऐसा समझौता जो कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं होता है उसे हम शून्य समझौता कहते हैं। शून्य समझौता किसे कहते हैं? ऐसा समझौता जो कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं होता है। दैट मीन्स द एग्रीमेंट which is not enforceable by law, which cannot be enforced by law is called a void agreement। लेकिन एक ऐसा एग्रीमेंट जो forbidden by law यानी कानून के द्वारा निषिद्ध है उसको हम इलीगल यानी गैर कानूनी समझौता कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक और ऑप्शन देखते हैं। देखिए हम आपको चाहते हैं एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ाना, तो हर क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस, कैसे डिफरेंट सेगमेंट से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। आपको पता होगा, अभी हमने आपको बताया है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल होता है बाई ऑप्शन एट द ऑप्शन ऑफ ओनली वन पार्टी उसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइडेबल। तो इसमें तो वॉइड एग्रीमेंट का कोई बात ही नहीं है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ऐसा एग्रीमेंट जो फॉरबिडन बाय लॉ हो उसको इलीगल एग्रीमेंट कहेंगे। ऐसा एग्रीमेंट जो वॉइड है
उस एग्रीमेंट को वॉइड कब कहेंगे? जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो उसको हम वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो फॉरबिडन बाय लॉ है तो उसको हम इलीगल एग्रीमेंट कहेंगे। या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल है एट द ऑप्शन ऑफ ओनली वन पार्टी, उसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हिंदी वाले भी समझ रहे होंगे आई थिंक। अगला क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट विच क्रिएटेड बाय वर्ड्स और स्पोकन रिटन, which is created by spoken or written words is called express agreement, executed agreement, implied agreement या फिर voidable agreement। बोले गए या लिखी गए शब्दों द्वारा बनाए गए समझौतों को कहा जाता है सहमति व्यक्त करे, समझौतों को निष्पादित करे, निहित समझौता या फिर शून्य करणीय समझौता। तो ऐसा समझौता, ऐसा एग्रीमेंट जो या तो हम बोल के करें या तो लिख के करें, उसको हम एक्सप्रेस एग्रीमेंट कहते हैं। द एग्रीमेंट विच इज क्रिएटेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, यानी ऐसा एग्रीमेंट या तो बोल के या तो लिख के कहा जाता है, लिख के किया जाता है, उसको हम एक्सप्रेस एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। तो पहला एक गलत है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में, कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केवल लीगल ऑब्लिगेशंस को कवर करता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सारे ऑब्लिगेशंस को कवर नहीं करता है। हिंदी में जो आपका अनुबंध का नियम है, अनुबंध का कानून है, ये केवल और केवल कानूनी दायित्वों से डील करता है। ये किसी भी प्रकार के सामाजिक दायित्व के बारे में, किसी भी प्रकार के धार्मिक दायित्व के बारे में बात नहीं करता है। ये केवल और केवल कानूनी दायित्व के बारे में बात करता है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी देखते हैं ऑप्शंस। सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग, ये बात सही है। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको हमेशा रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, ये भी बात सही है। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ये भी है। लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे के सारे जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं है। यानी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सारे ऑब्लिगेशंस को कवर नहीं किया जाता है, केवल लीगल ऑब्लिगेशंस को कवर किया जाता है। सोशल ऑब्लिगेशन को कवर नहीं किया जाता है, रिलीजियस ऑब्लिगेशन को कवर नहीं किया जाता है। यानी धार्मिक और सामाजिक दायित्वों को अनुबंध के कानून में कवर नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, A agreed to sell to B 100 tons of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The agreement is। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये कहा जा रहा है कि A ने कहा कि मैं B को एक तेल बेचूंगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि कौन सा तेल बेचूंगा। अब यहाँ पे सर्टेनिटी की कमी है, निश्चितता की कमी है। हमने आपको बताया था, जब हमने आपको इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया जाता है उसमें कुछ इसेंशियल्स होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं वो सर्टेन होने चाहिए, वो निश्चित होने चाहिए। अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस, आपका ऑफर, आपका एक्सेप्टेंस सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, तो वो जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा फॉर अनसर्टेनिटी। क्यों वॉइड होगा? वॉइड होगा फॉर अनसर्टेनिटी, क्योंकि यहाँ पे निश्चित ही नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे ए ने बी से को बताया ही नहीं कि वो किस प्रकार का सेल करने वाला है, किस प्रकार के ऑयल का सेल करने वाला है। तो यहाँ पे बी कंफ्यूज है और ए भी कंफ्यूज है, ये भी क्लियर नहीं है। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड कहा जाएगा, वॉइड बाय सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ए एग्रीज टू सेल टू बी माई व्हाइट हॉर्स for rupees 500 or 1000. There is nothing to show which of the two prices was to be given. The agreement is। अब देखिए ए बी को एक सामान बेचना चाहता है, एक अपना घोड़ा है उसका जो व्हाइट कलर का है, वो बेचना चाहता है बी को ए। लेकिन वो कह रहा है कि देखो मैं ये घोड़ा या तो तुमको 500 में बेचूंगा या तो तुमको 1000 में बेचूंगा। यानी यहाँ पे कंफर्म ही नहीं है कि वो तुमको घोड़ा 500 में बेचने वाला है या फिर 1000 में बेचने वाला है। तो यहाँ भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड हो जाएगा। वॉइड क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि
आप जो बेचने वाले हैं अपना घोड़ा, उसका एक्चुअल प्राइस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे शून्य शून्य समझौता, क्योंकि इसमें सर्टेनिटी नहीं है कि आप जो व्हाइट हॉर्स बेचने वाले हैं उसका एग्जैक्टली आप प्राइस क्या रखने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर आप ऐसे ही और भी ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं, और भी ज्यादा एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को और बना सकते हैं अपने सेमेस्टर की जर्नी को बेहतरीन। ज्वाइन करके हमारे सारथी को, और बहुत सारे कंटेंट्स आपको फ्री में भी दिए जाते हैं हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे। तो डाउनलोड तो बिल्कुल आप कर लीजिए, क्योंकि अगर आप डाउनलोड करेंगे तो अगर आप सारथी नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो भी आपको फायदा है, और अगर आप ज्वाइन करते हैं तब तो आपको बेहतरीन फायदा है। और चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सारथी का जो प्राइस है वो बड़ा ही मिनिमम है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, वहां से हमारा ऐप डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए सारथी को, और बनाइए अपनी सेमेस्टर की जर्नी को सबसे बेहतरीन और यादगार।